हेलो एवरीवन। दुनिया का एक देश जिसका नाम आते ही मैं हैरान हो जाता हूँ, जिसके प्रति मेरे मन में रिस्पेक्ट जागती है, वो है जापान। एक ऐसा देश जो एक टापू है, या ये कह लीजिए लगभग 7,000 टापुओं का समूह है, जहाँ हर साल 1500 से ज़्यादा भूकंप आते हैं, जहाँ पूरी दुनिया के सक्रिय ज्वालामुखियों में से सबसे ज़्यादा यानी 10% हैं। जो एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास कोई अपना मेजर नेचुरल रिसोर्स नहीं, ना नेचुरल गैस, ना कच्चा तेल, ना सोना, ना कोयला, ना कॉपर, ना लोहा। 75% जापान पहाड़ी क्षेत्र है। एटम बॉम्ब इस देश पर गिराए गए, वो भी एक नहीं 2 बार। सबसे भयंकर सुनामी यहां आई, फिर भी ये देश जो दुनिया के 62 देशों से छोटा है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अप्रोक्सीमेट $6 ट्रिलियन की। इजंट इट अमेजिंग? इनफैक्ट ब्रेथ टेकिंग। फॉर्चून 500 कंपनीज की श्रेष्ठतम कंपनियां इस देश से हैं। टोयोटा, होंडा, सुजुकी, सोनी, मित्सुबिशी, पैनासोनिक, निपॉन, ब्रिजस्टोन, निसान। ये सब कैसे हुआ? ये कैसा जादू है? जापान हमेशा से ऐसा नहीं था। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में हालत ये थी कि जापानीज क्वालिटी दुनिया में सबसे खराब, पुअर मानी जाती थी। ऐसा मशहूर था कि जापानीज है तो घटिया होगी। हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरने के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के समय जापान अपनी वर्स्ट सिचुएशन में था। 25 लाख से ज्यादा यानी 1/4 करोड़ से ज्यादा जापानीज, इंक्लूडिंग मोर देन 5 लाख सिविलियंस, मारे गए थे। मेजर पार्ट्स ऑफ टोक्यो एंड मेनी अदर सिटीज हैड बीन बर्न्ड टू एशेस। जापान की 1/3 वेल्थ तबाह हो गई थी। ऐसे में इस देश ने फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के बारे में ठानी। उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के थ्रू अपनी इकोनॉमी को खड़ा करने के रास्ते को चुना। पर जैसा मैंने अभी शेयर किया, जापानीज क्वालिटी का नाम उस समय इतना खराब था कि उसके प्रोडक्ट्स को दुनिया में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। क्वालिटी वाज सो पुअर एंड कॉस्ट वाज सो हाई। ऐसे में जापान को चाहिए थे कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जो जापान को गाइड कर सकें, जापान को रास्ता दिखा सकें कि वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कैसे सुधारे, रिजेक्शन को कैसे कम करे, डिजाइन्स की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करे, कॉस्ट को कैसे कम करे, ताकि उनके उत्पाद दुनिया के बाजारों में वेस्ट के प्रोडक्ट्स क्वालिटी और दामों के सामने टिक सकें, उन्हें बीट कर सकें। ऐसे एक्सपर्ट्स उस समय सिर्फ अमेरिका या यूरोप में थे, पर उनमें से अधिकांश किसी न किसी बड़े उद्योग के साथ जुड़े थे, जिस वजह से उनका जापान की मदद करना लगभग असंभव था। पर इसी दौरान क्वालिटी के क्षेत्र में कुछ ऐसे नए एक्सपर्ट्स के नाम उभर रहे थे पश्चिम में, खास करके अमेरिका में, जो लगातार अमेरिकी कंपनियों को बता रहे थे कि उन कंपनियों की क्वालिटी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। पर उनके नए आइडियाज को कोई सुनने को तैयार नहीं था। कंपनियां जहां थीं, उसी स्थिति से खुश थीं, संतुष्ट थी। जब नई जनरेशन के इन एक्सपर्ट्स को अमेरिका में, पश्चिम में किसी ने नहीं पूछा, अहमियत नहीं दी, तो जापान ने इन्हें इनवाइट किया, इनके आइडियाज, प्रपोजल्स सुनने समझने के लिए। इनमें से दो नाम जो सबसे बड़े और ऊंचे हैं, वो हैं जोसेफ जुरान और एडवर्ड्स डेमिंग, जिनके नाम पर आज विश्व विख्यात क्वालिटी प्राइज द डेमिंग प्राइज है। और इनके बाद 3 जापानीज का नाम आता है जिन्होंने पश्चिम के इन गुरुओं की जापानीज क्वालिटी रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। और वो थे काओरू इशिकावा, जिनके नाम पर इशिकावा फिशबोन डायग्राम टेक्निक फेमस हुई, गेनिची टागुची, जिनके नाम पर टागुची मेथड मशहूर हुए, और शिंजोई शिंजो। और इनके बाद क्वालिटी रेवोल्यूशन की कमान संभाली फिलिप क्रॉसबी और टॉम पीटर्स ने। कई और दिग्गज भी हुए, जैसे मसाकी इमाई, जो विश्व विख्यात काइजन कॉन्सेप्ट के जन्मदाता हैं। इन्हीं एक्सपर्ट्स की बदौलत जापान वो बना जो आज है। जापान ने उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जापान के वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के पीछे जापान की क्वालिटी रेवोल्यूशन है। जापान की क्वालिटी
उस क्वालिटी की कॉस्ट और डिजाइन इनोवेशन सब इतनी कॉम्पिटिटिव थी और है कि उसकी कंपनीज ने दुनिया जीत ली। मैं ये सब आज आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि यही क्वालिटी रेवोल्यूशन हमने इंडिया में मिस कर दी। वेस्ट को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने और जापान को क्वालिटी रेवोल्यूशन ने इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। अभी रिसेंट पास्ट में 20-25 सालों में चाइना भी क्वालिटी और इनोवेशन के दम पर इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है। लगभग $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर इंडिया अभी $4 ट्रिलियन से कम है। साइज में भले हम दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, पर कैपिटा में हम 137 नंबर पर हैं विकिपीडिया के मुताबिक। आबादी इतनी ज्यादा है। क्वालिटी रेवोल्यूशन मिस करने का नतीजा यह हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडिया ने चाइना और दूसरी कंट्रीज को लूज कर दी। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन तो आज हम कई गुना ज्यादा कर रहे हैं इंडिया में, पर उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड है, क्योंकि या तो लोकल क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं या उसका दाम बहुत अधिक है इन कंपैरिजन टू इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। भले ही अब समय सर्विस सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के फेवर में हो, पर मैन्युफैक्चरिंग तो स्टफ की होनी ही है, हमेशा होगी। हवा में से तो कुछ भी नहीं निकलता। Therefore, time has come for our own quality revolution. Not just quality revolution, but design and innovation revolution. ऐसा करके हम ना केवल इंपोर्ट्स पर खर्च होने वाला प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज बचा पाएंगे, ना केवल हम एक्सपोर्ट्स करके फॉरेन एक्सचेंज कमाकर देश को प्रॉस्पेरस बना पाएंगे, बल्कि अपने यूथ को रोजगार दे सकेंगे, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कर सकेंगे उन्हें और उनके परिवारों को। After all, 65% of our population is under 35 year of age and 50% under 25 years of age. And this quality revolution will not come from government. It can't. Government can only be a facilitator. It has to come as mushrooms from within individual companies, supported by industry bodies and experts. हर छोटी बड़ी इकाई को अपना अपना सोचना पड़ेगा, खुद की कोशिश करनी पड़ेगी। और क्योंकि हर कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सप्लायर है, इसलिए हर किसी की क्वालिटी इंप्रूवमेंट से और कॉस्ट रिडक्शन से हर कंपनी को फायदा होगा। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर अ कंट्री वाइड एनवायरनमेंट एंड कल्चर ऑफ क्वालिटी, डिजाइन एंड इनोवेशन, जस्ट लाइक जापान। If a tiny disadvantaged country like Japan could do it to that breathtaking extent, we are much bigger and stronger. Thank you for your time. God bless you.